नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। हमने धारा 19 के अंतर्गत देखा था लोक अदालतों का आयोजन, ठीक है। और धारा 19 के अंतर्गत जब लोक अदालतों का आयोजन देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था धारा 19, उसको थोड़ा याद करना बहुत जरूरी है। धारा 19 की उपधारा 5 और इस उपधारा 5 के अंतर्गत हमने कुछ विशेष चीजें देखी थी। क्या चीज देखी थी कि कोई भी लोक अदालत कौन से मामलों को सुनेगा। तो इसके अंतर्गत दो कैटेगरी हमने देखा था। एक देखा था पॉइंट 1, जिसको कि मैंने बोला था आपको याद रखना है। यह था कि जो भी न्यायालय हैं उनके समक्ष लंबित मामले, यानी जो फाइल किए जा चुके हैं और केस चल रहा है, यानी ये कौन सा था, न्यायालय के समक्ष लंबित मामले, ठीक। ये तो हमने देखा था पहला बिंदु। और दूसरा देखा था जिसको कि मैंने बताया था पॉइंट 2 के नाम से, और इसको आपको बताया था कि ये है कि ऐसे मामले जो फाइल नहीं किए गए, यानी मैंने कुछ इस तरीके से बताया था कि न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं लेकिन वो मामले फाइल नहीं किए गए हैं, यानी इन पर मुकदमा नहीं हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि इस बिंदु को, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे आगे के क्लासेस में काम आने वाले। अब हम देखेंगे धारा 20, और धारा 20 के अंतर्गत ये चीजें याद आएंगी आपको, इसलिए इसको फिर से रिवाइज करा दिया। धारा 20 कहता है लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान। धारा 20 लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान। लोक अदालतें मामलों का संज्ञान किस प्रकार से लेगी, इसके विषय में धारा 20 कहता है। और अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहला मामला तो यह बनता है कि जब न्यायालय के समक्ष मामले लंबित हों। जब न्यायालय के समक्ष मामला लंबित है तब की कंडीशन में दूसरी बातें हैं, और जब न्यायालय के समक्ष लंबित मामला नहीं है तब की बातों में दूसरी मामले। तो अगर यहां पर लोक अदालत के पास मामला धारा 19 की उपधारा 5 के पॉइंट नंबर 1 के तहत कोई मामला आता है, मामला आता है, पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत मामला आता है, का मतलब कि न्यायालय के समक्ष लंबित मामला है तब, ठीक। क्या है इसका मतलब कि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है। ये किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत। यानी मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है तब की कंडीशन में क्या होगा, तब की कंडीशन में कहता है कि निर्दिष्ट किसी मामले, उस मामले में परिनिर्धारण के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए, मतलब अगर ऐसा कोई मामला आता है तो यहां पर 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहला, न्यायालय में लंबित है तब 3 कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन हो सकता है जिसको आप कहेंगे, इसमें दोनों पक्ष सहमत हों, यानी दोनों की पक्ष की सहमति से ऐसा मामला लोक अदालत में आया होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि
कोई पक्षकार आवेदन करता है ऐसा, कहां? न्यायालय में। कौन से न्यायालय में? जो न्यायालय इसको लोक अदालत में भेज रहा है। जैसे जिला न्यायालय इसको लोक अदालत में भेज रहा है तो दूसरा नंबर पॉइंट कह सकता है, पहला तो दोनों पक्ष सहमत हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है? कोई एक पक्ष क्या किया हो, इसमें आवेदन किया हो। किस चीज के लिए आवेदन? कि इसे लोक अदालत में भेजा जाए, अगर एक पक्ष ने आवेदन किया है कि इसे लोक अदालत में भेजा जाए तो उसे फिर लोक अदालत में भेजा जा सकता है। दोनों पक्ष की अगर सहमति है तब तो न्यायालय इसे लोक अदालत में भेज ही देगा। ध्यान रखिएगा, न्यायालय कौन कौन से कंडीशंस में इसे लोक अदालत में भेज सकता है, लंबित मामलों को, उसकी बात हो रही। ठीक, तो यहां पर न्यायालय भेजेगा कहां? लोक अदालत में। न्यायालय कहां भेजेगा? लोक अदालत में भेज रहा है। ठीक, अब पहला कंडीशन तो यह है कि दोनों पक्ष सहमत हैं, दोनों आपसी सहमति से निपटाना चाहते हैं, तो लोक अदालत में भेज दिया गया, कोई मामला ही नहीं है। दूसरा बात यह आता है कि जब एक पक्ष आवेदन करता है, ए और बी लड़ रहे हैं और ये कहता है कि इसे लोक अदालत में भेजना चाहिए, तब की कंडीशन में भी इसे लोक अदालत में भेजा जा सकता है। शर्त केवल यही है कि जो न्यायालय है, यानी जिसके पास आवेदन किया गया है, जैसे जिला न्यायालय है, तो जिला न्यायालय को यह लगना चाहिए कि इसका मामला जो है वो लोक अदालत में निपट सकता है। क्लियर है? अब तीसरा है ये इसके अंतर्गत ये पहला था और पहले के अंतर्गत एक क और ख दो कंडीशन थे। अब हम इसमें एक दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि और कौन से कंडीशन में भेज सकता है। तो तीसरा कंडीशन कहता है कि न्यायालय को समाधान हो जाता है कि लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के समुचित मामला है। यानी अब दूसरा जो कंडीशन है, इसमें देखिए पहले कंडीशन में हमने देखा कि पहले कंडीशन में या तो एक पक्ष सहमत है या तो एक पक्ष आवेदन, दोनों पक्ष सहमत है या तो एक आवेदन कर रहा है। लेकिन दूसरे कंडीशन में न्यायालय का विवेकाधिकार का प्रश्न आ सकता है, विवेकाधिकार का विषय होगा। तो लोक अदालत में भेजने के मुख्य रूप से दो कंडीशंस हैं, पहला और दूसरा। पहले कंडीशन में पहले कंडीशन में सहमति के आधार पर भेज रहा है, यानी पहले कंडीशन में यह है कि जो वादी है, जो प्रतिवादी है, यानी जो केस लड़ने वाला है, जो केस करने वाला है और जिसके खिलाफ केस किया गया है, या तो दोनों सहमत हैं या तो दोनों में से एक ने कहा है कि इसे भेज दिया जाए। यानी शुरुआत किसके तरफ से की जा रही है? जो केस या तो लगाने वाला है या तो केस का विरोधी है। दूसरा कंडीशन यह है कि इन दोनों की सहमति की आवश्यकता भी नहीं है, न्यायालय चाहे तो खुद ही भेज सकता है। ठीक, अब कंडीशन नंबर 1 में कोई समस्या है क्या? कंडीशन नंबर 1 में अगर मान लेता हूं दो पार्टी है, पहला पार्टी जिसका नाम ए है और दूसरा पार्टी जिसका नाम बी है। बहुत प्रैक्टिकल सा अधिनियम है, कोई समस्या नहीं है। पहला पार्टी ए है और दूसरा पार्टी बी है। अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो क्या फिर उन ए और बी से पूछने की जरूरत है? नहीं। अगर इस ख नंबर पॉइंट में जाते हैं तो कहता है एक पक्ष आवेदन करता है, मान लेते हैं ए ने आवेदन किया, तो बी की सहमति की यहां आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी ना। बी को बताया तो जाएगा कि भाई इस कारण से मैं इसको, कोर्ट तो बोलेगी कि इस कारण से क्योंकि ए ने इस पर आवेदन किया है, तो बी को बताना पड़ेगा कि आप
का जो आवेदन है वो लोक अदालत के लिए किया गया है, तो अब इसे लोक अदालत में भेजा जा रहा है। तीसरी कंडीशन में अगर मतलब इस पॉइंट पे अगर ध्यान दें तो न्यायालय के विवेकाधिकार पर, यानी न्यायालय खुद भी अगर भेज रहा है तब की स्थिति में, यहां पे मैं लिख देता हूं क की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो एक का क लिखता हूं, एक का क, एक के क की स्थिति में आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष सहमत है, तो कोई सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। एक का ख देख रहे हैं, यानी एक पक्ष जो है आवेदन कर रहा है तो दूसरे पक्ष को बताने की जरूरत है। ये पक्ष तो आवेदन ही किया तो इसको कुछ भी नहीं करना, लेकिन इस पक्ष को बताना पड़ेगा। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, मतलब सेकंड नंबर पॉइंट जो है उसमें आप देखेंगे न्यायालय विवेकाधिकार पर निर्भर है, यानी ए को भी बताना पड़ेगा, बी को भी बताना पड़ेगा, और यह बताने के बाद ही इसे रिफर किया जाएगा कहां लोक अदालत। यानी जो भी कार्यवाही होगी वो अगर इस पॉइंट को छोड़ दे तो बाकी पॉइंट्स में जो है संबंधित पक्षकारों को बताना पड़ेगा, उनका सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा अदालत को, उसके बाद ही उसे रिफर कर सकती है लोक अदालत। क्लियर है? अब यहां तक बात समझ गए तो एक बात और समझ लो मेरे दोस्त, कि आपका जो अधिनियम है ना, पता नहीं क्या खा के कि पी के बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी, लेकिन कभी कभी आता है गुस्सा। गुस्सा ये आता है कि आपको जो अधिनियम पीडीएफ में मिला होगा उसमें आप देखिए कि धारा 20 की उपधारा 1 लिखा है, फिर उसके नीचे देखेंगे तो धारा 20 की उपधारा 3 लिखा है। ठीक, पहले धारा 20 की उपधारा 1 जिसमें ये सब चीजें बताई गई, फिर आया है धारा 20 की उपधारा 3 सीधा। तो धारा 20 की उपधारा 2 कहां गया? तो इसको आपके अधिनियम में नहीं मिलेगा, ध्यान से लिखिएगा। जो भी ये गवर्नमेंट है पता नहीं कैसे निकालते हैं अधिनियम को, प्रकाशित करते हैं। ये सोचिए कि जो अधिनियम आप पढ़ रहे हैं वो राजपत्र में प्रकाशित अधिनियम, और उसमें ये गलती है कि एक उपधारा ही हटा दिया गया। तो अब भगवान जाने, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है, हो सकता है इससे प्रश्न आ जाए। अब देखेंगे धारा 20, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, धारा 20 की उपधारा 2। ठीक, धारा 20 की उपधारा 2 को समझने के लिए हमको फिर से जाना पड़ेगा कहां? यहां। यानी हम अब इस पॉइंट की बात करेंगे। अब ये वाला पॉइंट हमारा खत्म हो चुका है, अब आगे जो बात करने वाले हैं धारा 20 की उपधारा 2 में हम इस पॉइंट की बात करने वाले हैं। यानी मामला जो है किसी न्यायालय की अधिकारिता में आता है, लेकिन अभी तक केस फाइल नहीं हुआ है। ठीक, उसको लिख देता हूं, न्यायालय के अधिकारिता में आए लेकिन कोई फाइलिंग नहीं हुई है, यानी मुकदमा नहीं हुआ। ये कहां पे देखा था हमने? तो हमने ये वाला जो पॉइंट लिखा है धारा 19 की उपधारा 5 के पॉइंट नंबर 2 में देखा था ना हमने। जैसे पॉइंट नंबर 1 में ये देखा था, पॉइंट नंबर 2 में ये देखा कि न्यायालय की अधिकारिता में है लेकिन केस फाइल नहीं हुआ है। ऐसे केस में क्या होगा? अब तो न्यायालय के पास भी नहीं है। ठीक, तब क्या होगा, कैसे कैसे ये प्रक्रिया होगी? तो मान लेता हूं यहां पर एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। अब क्या होगा, जो एजेंसी लोक अदालत का आयोजन करने वाली है, मान लेते हैं जिला प्राधिकरण जो है वो लोक अदालत का आयोजन कर रही है, तो इसमें से कोई एक व्यक्ति, जैसे ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, ए या बी जो होगा या व्यक्ति जो होगा, इसमें से कोई भी एक व्यक्ति या दोनों व्यक्ति जैसा चाहें एक आवेदन करेगा। कहां आवेदन करेगा? ये आवेदन करेगा किसको? जो भी लोक अदालत आयोजन करने वाली एजेंसी है। जैसे अभी के मामले में मैं जिला जो प्राधिकरण है उसकी बात कर लेता हूं, लेकिन राज्य प्राधिकरण भी हो सकता है, या फिर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहां पर उसका नाम न लिख करके मैं लिख देता हूं
लोक अदालत आयोजक, लोक अदालत के आयोजक के पास ये क्या करेंगे, एक आवेदन करेंगे। अब क्या आवेदन करेंगे कि हमारा ये मामला है जो कि किसी न्यायालय, जैसे जिला न्यायालय की बात कर रहा हूं, तो जिला न्यायालय के अधिकारिता में आता है और इसको हम लोक अदालत के मामले से, लोक अदालत के माध्यम से निपटाना चाहते हैं। हम इसमें किसी प्रकार का कोई केस फाइल नहीं करना चाहते, हम लोक अदालत के माध्यम से ही निपटाना चाहते हैं। अब जब लोक अदालत के मामले में निपटाना चाहते हैं, आयोजक के पास चला गया, तो आयोजक क्या करेगा अब, तो आयोजक इसमें निर्णय लेगा। निर्णय क्या लेगा कि क्या यह, निर्णय को अलग लिख देता हूं, क्या यह जो मुद्दा है, यह जो मामला है, यह लोक अदालत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यदि उसको लगता है कि इसको लोक अदालत में भेजना चाहिए तो फिर भेज देगा। तो यहां पे निर्णय कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो उसे लोक अदालत में भेज देगा या तो उसे नहीं भेजेगा। जब भेज देगा तो फिर अलग कार्यवाही होगी, और नहीं भेजेगा तब तो फिर वहीं से मामला ही खत्म हो गया। ठीक, फिर तो उनको अलग ही उपाय होगा, लोक अदालत में फिर उसको पढ़ना नहीं है, फिर वो लोग जाएं केस बेस करें जो भी करना है। अब एक सोच करके देखिए कि इसमें से एक व्यक्ति ए ने इसके लिए आवेदन किया था, व्यक्ति का नाम ए है। व्यक्ति बी को पता नहीं है कि ऐसा आवेदन लोक अदालत के आयोजक के पास किया गया है कि उसके मामले को लोक अदालत में भेजा जाना है। तो यहां पर क्या सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए बी को कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। न्याय का सिद्धांत तो यही कहता है। तो यहां पर दोनों पक्षों को सुनवाई यानी अपनी बात का अवसर मिलेगा। क्लियर है? यानी लोक अदालत का आयोजक जो है निर्णय लेने से पहले ये काम बीच में करेगी कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देगी। ये था धारा 20 की उपधारा 2, जिसको आपको बहुत ध्यान से लिखना है क्योंकि ये आपके अधिनियम में भी नहीं है। तो इसको बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपको पूछा भी जा सकता है। चूंकि हो सकता है अधिनियम में नहीं है तो कहीं दूसरे जगह से, इंग्लिश वाले से, चाहे कहीं से टाप आपके वो पूछ ले, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। अब हम देखते हैं आगे की, मतलब धारा 20 की उपधारा 3। अब आसान है। धारा 20 की उपधारा 3 ये क्या कहता है? कहता है जहां कोई मामला उपधारा 1 के अधीन लोक अदालत में निर्दिष्ट किया जाता है और जहां उपधारा 2 के अधीन उसको निर्देश दिया जाता है, वहां लोक अदालत ऐसे मामले का विषय निपटाने की कार्यवाही करेगी और दोनों पक्षों से समझौता उन पर निर्धारण करेगी। यानी जब मामला लोक अदालत के पास आएगा, चाहे वो मामला हमने देखा धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत आए या फिर धारा 20 की उपधारा 2 के अंतर्गत आए। उपधारा 1 के अंतर्गत आने का मतलब क्या है? बहुत सामान्य सा मतलब है कि या तो दोनों पक्षों की सहमति है, या तो न्यायालय ने भेजने का निर्णय किया है, या तो एक पक्ष की सहमति, एक पक्ष ने आवेदन किया है। दूसरा क्या है कि न्यायालय में लंबित नहीं है, वो मामला जो प्राधिकरण है उसने अप्रूव किया है, जिला न्यायालय के लेवल का था, तो जो आयोजक है उसने अप्रूव किया है और वो भेजा गया है लोक अदालत को। दोनों ही मामले जब उसके पास आएंगे तो जो लोक अदालत है वह ऐसे विषय को निपटाने की कार्यवाही करेगा और पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करेगा। तो इसमें क्या करेगा? प्रक्रिया बताया है कि लोक अदालत कैसे काम करेगा। कुल मिला के लोक अदालत की प्रक्रिया यहां से शुरू हो जाती है। ठीक, तो लोक अदालत की प्रक्रिया यहां से शुरू हुई, इसके अंतर्गत आया आवेदन। ठीक, अब आवेदन आने के बाद वो दो काम कर सकता है, एक तो समझौता करा सकता है,
या फिर एक परिनिर्धारण शब्द का प्रयोग किया गया है। निर्धारण, परिनिर्धारण का मतलब होता है, अगर एक सामान्य तौर पर कहें तो निर्णय। तो जो भी मामले आएंगे उसके सामने वो समझौता कराएगा, समझौता कराने की कोशिश करेगा दोनों पक्षकारों के बीच, या परिनिर्धारण करेगा यानी निर्णय देगा। ठीक, अब देखते हैं उपधारा 4। उपधारा 4 जो कहता है वो कहता है कि धारा 20 की उपधारा 4, धारा 20 की उपधारा 4 कहता है कि प्रत्येक लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन समक्ष किसी निर्देश अवधारणा करते समय पक्षकारों के बीच समझौता परिनिर्धारण करने पे कौन कौन से सिद्धांतों को फॉलो करेगी। यानी कुल मिला के जो लोक अदालत है वह अगर धारा उपधारा 3 के अंतर्गत समझौता कर रही है, समझौता करा रही है, या परिनिर्धारण, परिनिर्धारण मतलब निर्णय दे रही है, तो परिनिर्धारण के समय कौन कौन से सिद्धांत को फॉलो करेगी। को फॉलो मतलब क्या बोलते हैं, अनुसरण, सिद्धांत का अनुसरण करेगी। कौन कौन से सिद्धांत का अनुसरण करेगी जो आपके अधिनियम में लिखा है, लिख लीजिएगा, लिखिएगा। तो पहला तो शीघ्रता से काम करेगी, जो भी उसके सामने आएगा तो लेट नहीं करेगा, शीघ्र काम करेगा, शीघ्रता से। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, तो दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि न्याय, साम्य यानी समानता, रजुता और अन्य विधिक सिद्धांत। लिख लीजिएगा, लिखिएगा तो पूछेगा नहीं। ठीक, पूछेगा आगे जब हम लोग मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता पर जाएंगे, यानी अध्याय 6 का एक क जोड़ा गया है, अध्याय 6 क, उसमें ये बात पूछेगा, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें अलग हैं। फिर भी आप लिख लीजिए, जहां पर आपने लिखा है शीघ्रता, शीघ्रता के नीचे लिखिए और कौन कौन सिद्धांत करेगी। न्याय, दूसरा सिद्धांत लिखिए, यहां पे पॉइंट किया हूं, वहां पे न्याय, फिर पॉइंट करिए और पॉइंट करके लिखिए साम्य यानी समानता, फिर लिखिए रिजुता, रिजुता मतलब इस प्रकार से रिजुता लिख सकते हैं, आपके अधिनियम में भी दिया है रिजुता। तो इन सब का को अनुसरण करना है उसको। अब देखते हैं धारा 20 की उपधारा 5। धारा 20 की उपधारा 5, धारा 20 की उपधारा 5 क्या कहता है। धारा 20 की उपधारा 5 बहुत सामान्य सी बात कहता है कि लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं लिया जाएगा कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका, जहां उस मामले का अभिलेख उसके द्वारा न्यायालय को जिसके उपधारा 1 के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ था विधि अनुसार निपटाने के लिए लौटा दिया जाएगा। अर्थात लोक अदालत के समक्ष जो भी मामला आया, इस मामले में लोक अदालत इसको क्या करेगी, निपटाने का प्रयास करेगी। अब जब निपटाने यानी निपटाना मतलब उसका सेटलमेंट करने की कोशिश करेगी, तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो कंडीशन 1 हो सकता है कि सेटलमेंट हो गया, वह मामला निपट गया, दूसरा नहीं निपटा। अगर निपट गया तो कोई बात नहीं है, लोक अदालत ने निपटा दिया। अगर नहीं निपटा तब की स्थिति में धारा 20 की उपधारा 5 काम आएगा। क्या काम आएगा, तो जब नहीं निपटेगा तो ये क्या काम करेगी, ये इसे वापस कर देगी। किसको वापस कर देगी, उसी न्यायालय को वापस कर देगी जिस न्यायालय ने इसको भेजा था। ठीक, पक्षकारों के बीच कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका, वहां उस मामले का अभिलेख उसके द्वारा उस न्यायालय को जिसमें अधीन उसे प्राप्त हुआ था उसे वापस लौटा देगा। क्लियर है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझाता हूं। देखो,
हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत कि क्या कर रहा है। धारा 20 की उपधारा 1 क्या है कि जब अदालत में मामला, अदालत में केस फाइल हो चुका है और केस फाइल होने के बाद न्यायालय उसे लोक अदालत में भेज रहा है, ठीक, न्यायालय उसे जब लोक अदालत में भेज रहा है, इसको किस में देखे थे? धारा 20 की उपधारा 1। तो न्यायालय लोक अदालत में भेजेगा तो कौन कौन से कंडीशन में भेज सकता है, उसकी बात हमने यहां पे की थी। तो यहां पर अगर हम बात करें धारा 20 की उपधारा 5, तो हम ये समझेंगे कि यहां पर जो लोक अदालत के सामने मामला आया था वह मामला कैसे आया था? धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत, यानी न्यायालय में लंबित मामला था जिस मामले को न्यायालय ने लोक अदालत में भेजा था, ठीक। अब जब ये लोक अदालत के सामने आ गया उपधारा, धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत, अब इस पर लोक अदालत सोच विचार करेगी, सेटलमेंट कराने का प्रयास करेगी। सेटलमेंट हो गया तो अच्छी बात है। अब यहां पे देखेंगे कि लोक अदालत क्या कर रही, लोक अदालत क्या कर रही है? निपटाने का प्रयास कर रही है, और निपटाने का प्रयास कर रही है। तो एक कंडीशन हो सकता है कि निपट जाए, एक कंडीशन हो सकता है कि नहीं निपटा। निपट गया तब तो फिर ठीक है, नहीं निपटा तो क्या होगा? तो नहीं निपटा तो धारा 20, जो न्यायालय धारा 20 की उपधारा 1 की शक्ति का प्रयोग करते हुए जिस न्यायालय ने इसे लोक अदालत में भेजा था, अगर नहीं निपट पाया तो इसे फिर से उसी न्यायालय को भेज दिया जाएगा कि भाई ये मामला हमसे नहीं निपट रहा है, आप खुद ही निपटा लो, ठीक। ये दोनों बड़े अड़ियल किस्म के हैं, दोनों की बात नहीं जम रही, तो उसको वापस भेज देगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत मैथ्स की तरह चल रहा है, मैथ्स की तरह ही तो चल रहा है, कितना आसानी से चल रहा है। देखिए, कहता है कि जब मामला लंबित है तब की कंडीशन में धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत मामला आएगा। जब मामला लंबित नहीं है तो धारा 20 की उपधारा 2 के अंतर्गत मामला आएगा। धारा 20 का 3 कहता है कि अदालत की क्या प्रक्रिया होगी जब उसके पास मामला आया, तो कौन कौन से तरीके से मामला आ सकते हैं? धारा 20 की उपधारा 1 या धारा 20 की उपधारा 2 के अंतर्गत आ सकते हैं। तो उसको कैसे निपटा, क्या प्रक्रिया होगी? तो उसको समझौता कराने का प्रयास करेगी और समझौता के आधार पर निर्णय देगी। अब जब समझौता कराने का प्रयास करेगी, निर्णय देगी, तो कौन कौन से सिद्धांत का अनुसरण करेगी? उसके लिए हमने देखा धारा 20 की उपधारा 4। अब धारा 20 की उपधारा 4 तो हमने देख लिया कौन कौन से सिद्धांत अपनाएगी। फिर धारा 20 की उपधारा 5 देखा कि अगर वो निपट गया तो अच्छी बात है, नहीं निपटा तब की कंडीशन में क्या होगा, ठीक। तो यहां पे धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत मामला नहीं निपटा तब, अब नहीं निपटा मतलब वो मामला पहले से न्यायालय में लंबित है मेरे दोस्त, ठीक। जब मामला न्यायालय में लंबित है तभी तो धारा 20 की उपधारा 1 का प्रयोग किया गया है। अगर मामला न्यायालय में लंबित नहीं होता तो धारा 20 का 6, अगर मामला न्यायालय में लंबित नहीं होता तो कौन सा धारा उपयोग किया जाता? धारा 20 की उपधारा 2। धारा 20 की उपधारा जो क्या कहता है कि मामला न्यायालय में लंबित नहीं है, अभी केस ही फाइल नहीं हुआ है, ये लोग कहां गए? जो आयोजक करने वाला प्राधिकरण है उसके पास गए, जो भी गया, 1 गया 2 गया और बोला कि नहीं इसको हम लोक अदालत में निपटाना चाहते हैं, तब धारा 20 की उपधारा 2 का प्रयोग किया गया। अब जब धारा 20 की उपधारा 2 का प्रयोग किया जाएगा तब की कंडीशन में भी, यानी ये लंबित नहीं है, अभी केस ही फाइल नहीं हुआ था, डायरेक्ट लोक अदालत में आया, तब की कंडीशन में भी तो 2 कंडीशन हो सकती है कि या तो ये निपट सकता है या फिर नहीं निपट सकता। अगर निपट गया तो कोई बात नहीं, नहीं निपटा तब क्या होगा? तो ध्यान रखना है, धारा 20 की उपधारा 2 के अंतर्गत लोक अदालत में जो मामला आया, धारा 20 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो लोक अदालत में मामला आया है, ये लोक अदालत में मामला कैसे आया है? क्या किसी न्यायालय से आया है? नहीं आया है भाई, न्यायालय में तो अभी ये लोग गए ही नहीं है, फाइल ही नहीं हुआ, सीधे लोक अदालत में आया है, तो न्यायालय से तो नहीं आया। न्यायालय से नहीं आया मतलब इन्होंने कहीं पर भी कोई केस फाइलिंग मुकदमा किया ही नहीं है,
तो अगर नहीं निपट पाएगा तब की स्थिति में न्यायालय क्या करेगा? तो न्यायालय इनको बता देगा। क्या बताएगा? कि अब आगे आपके पास क्या विधिक उपचार मौजूद हैं, यानी आपको कहां केस फाइल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको बता देगा। तो ये हो गया धारा उपधारा 6। अब उपधारा 7 देख लेते हैं। धारा 20 की उपधारा 7 छोटा करके यहीं पे लिख देता हूं, क्योंकि ये मामला यहीं से जड़ा हुआ है। धारा 20 की उपधारा 7, धारा 20 की उपधारा 7 क्या कहता है? बहुत सामान्य सी बात कहता है। ये याद करता है किसको? धारा 20 की उपधारा 5 को। कैसे याद करता है? धारा 20 की उपधारा 5 क्या कहता है? धारा 20 की उपधारा 5 कहता है कि जब मामला किसी न्यायालय से लोक अदालत में भेजा गया था, अगर वो मामला निपट गया तो अच्छी बात है, नहीं निपटा तो वो फिर से उसी न्यायालय में भेज दिया जाएगा। तो जब यह उसी न्यायालय में भेजा जाएगा, वापस न्यायालय में भेजा जाएगा, कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हुए? धारा 20 की उपधारा 5 की शक्ति का प्रयोग करते हुए वापस भेज दिया क्या? कहां? न्यायालय में। कौन से न्यायालय में? सेम न्यायालय, वही जो पहले था, सेम न्यायालय में भेज दिया गया, वापस न्यायालय में भेज दिया गया। तो जब वापस न्यायालय में भेजा गया तो अब वो जो न्यायालय था, मतलब मान लेते हैं कि एक जिला न्यायालय था, जिस जिला न्यायालय ने धारा 20 की उपधारा 1 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसे भेज दिया कहां? लोक अदालत में। लोक अदालत में मामला नहीं निपटा, या निपट जाता तो कोई बात नहीं, नहीं निपटा तो मुख्य मुद्दा है। जब फिर से इसको जिला न्यायालय में भेज दिया, अब जिला न्यायालय के पास ये मामला आया, अब जिला न्यायालय कैसी कार्यवाही करेगा? तो जिला न्यायालय कैसी कार्यवाही करेगा? कौन सी शक्ति का प्रयोग करके भेजा था? धारा 20 की उपधारा 1। तो धारा 20 की उपधारा 1 की शक्ति का प्रयोग करने से पहले जैसी कार्यवाही कर रहा था, मतलब जैसा जिला न्यायालय की कार्यवाही चलता है सामान्य उसी तरीके से चलेगा। मतलब निपट गया तो बल्ले बल्ले, नहीं निपटा तो फिर से केस चलेगा। ठीक, क्लियर है? चलिए, सब कंडीशन ही कंडीशन है बस। अब आपसे मैं कुछ भी सवाल पूछूंगा तो बता दोगे। क्या प्रक्रिया होता है आपको पता है। अगर मान लेते हैं थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं, आप ये धारा धारा को मत पढ़ो, धारा धारा को मत पढ़ो, बिना धारा के पढ़ के देखते हैं। ठीक, थोड़ा हाइट छोटा हो जाता है लेकिन कोई बात, बिना धारा के पढ़ के देखते हैं। ठीक है, बिना धारा के पढ़ के देखते हैं। कैसे? कि सबसे पहला बात कि लोक अदालत के सामने मामला कैसे कैसे आता है। सबसे पहले तो लोक अदालत का गठन पिछले वीडियो में हमने देख लिया था, पिछले, तो उसमें नहीं जा रहे, आयोजन में नहीं जा रहे। ठीक, कैसे कैसे बनता है लोक अदालत, वो सब तो पिछले वीडियो में हो चुका है। लोक अदालत के पास मामला कैसे आता है? तो लोक अदालत के पास मामला आता है या तो किसी न्यायालय से आएगा, या तो व्यक्ति बिना केस फाइल किए यानी मुकदमा शुरुआत करने से पहले ही लोक अदालत में चला जाएगा। अगर किसी न्यायालय से आ रहा है और मामला का निपटान नहीं हुआ तो उसी न्यायालय को फिर वापस भेज दिया जाएगा। अगर व्यक्ति डायरेक्ट लोक अदालत में आया है, डायरेक्ट लोक अदालत में आएगा तो कैसे आएगा? तो जो लोक अदालत करने वाली आयोजक जो संस्था है, जो प्राधिकरण है, उससे संपर्क करेगा कि हम भैया जाना चाहते हैं लोक अदालत में। तो संस्था अगर अप्रूव करेगी, स्वीकार करेगी दोनों पक्षों को बात को सुन करके, तो ठीक है। अगर वैसा आया है, बिना अदालत में गए डायरेक्ट आया है, तो निपटा तो ठीक है, नहीं निपटा तो बल्ले बल्ले, मतलब निपट गए तो बल्ले बल्ले, नहीं निपटा तो फिर बता देगी कि जाओ तुम लोग केस करो। बस इतना ही तो है, और कुछ है नहीं इसमें।
कौन कौन से सिद्धांत फॉलो करेगी, ये 3 13 हो गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं धारा 21। धारा 21 भी बहुत आसान है। क्या कहता है, लोक अदालत का अधिनिर्णय मतलब लोक अदालत का निर्णय। ठीक, लोक अदालत का निर्णय कैसा होगा, तो लोक अदालत का जो निर्णय होगा, जो प्रत्येक निर्णय होगा, वह सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सिविल न्यायालय की डिक्री या अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा। कुल मिला के क्या होगा, लोक अदालत का जो भी निर्णय होगा वह आदेश ही होगा। क्लियर है, वह एक प्रकार का आदेश ही होगा। न्यायालय का आदेश होगा, न्यायालय का जैसा अंतिम आदेश होता है, जैसा डिक्री होता है, ठीक उसी तरीके का उसका भी होगा। दूसरा बात इसमें लिखा है कि यदि कोई मामला लोक अदालत के सामने आता है जिसे किसी न्यायालय ने भेजा है, यानी न्यायालय में केस फाइल हो गया था, अब न्यायालय ने उसे लोक अदालत में भेजा है, तो न्यायालय उसे लोक अदालत में किस धारा के अंतर्गत भेज सकता है, धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत। यानी धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत कोई मामला लोक अदालत में आया, धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत जब मामला लोक अदालत में आया और ऐसी कंडीशन बनी कि दोनों का समझौता हो गया, तो समझौता होने के बाद जो उन्होंने फीस वगैरह दिया होगा, कोर्ट फीस पटाया होगा ना, पहले लोक अदालत में आया और समझौता हो गया, आपस में समझौता हो गया, यानी लोक अदालत में मामला निपट गया, हो गया। और ऐसी कंडीशन आई जब समझौता हो गया, तब की स्थिति में इनका जो भी ये पहले जिस न्यायालय में कोर्ट फीस या कोई अन्य शुल्क पटाए होंगे, वो सब इनको क्या होगा, वापस कर दिया जाएगा। ठीक, तो धारा 21 की उपधारा 1 था ये, जिसमें बताया गया कि इसकी डिक्री का क्या वैल्यू होगा, इसके आदेश का क्या वैल्यू होगा, या फिर अगर मामला निपट जाता है तो निपट जाने के बाद जो फीस होगा, न्यायालय का फीस जो होगा, वो फीस उनको वापस कर दिया जाएगा। न्यायालय फीस अधिनियम 1870 है, उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस दो ही चीजें ध्यान रखिए कि उसका जो डिक्री होगा वो आदेश माने जाएगा, मतलब कोर्ट का, और दूसरी बात की फीस वापस कर दी जाएगी। चूंकि ध्यान रखिएगा फीस कब वापस हो रही है, धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत जब आवेदन आया है, यानी धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत जब लोक अदालत उस मामले की सुनवाई कर रही है, इसका मतलब धारा 20 की उपधारा 1 के अंतर्गत आया है, मतलब न्यायालय में, किसी न्यायालय में वो मामला लंबित था, उस लंबित मामले को यहां लाया गया है। और जब लंबित मामले को यहां लाया गया है, इसका मतलब क्या है, जब वहां पर कि जिस भी न्यायालय में वो मामला लंबित था, वो मामला जब उसमें केस फाइल किया गया होगा, तो केस फाइल करने के समय कोर्ट फीस पटाना पड़ता है, अदालत का फीस पटाना पड़ता है। सस्ता होता है 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, इस तरीके से जैसा मामला रहता है उस हिसाब से।
मेरा भी एक मामला चल रहा है, एक केस चल रहा है, उसमें मैं पटाया था 20 रुपए, इसलिए मुझे याद। ठीक है, तो कोर्ट फीस पटाना पड़ेगा। तो कोर्ट फीस तो पटा चुका होगा, तभी तो न्यायालय में केस चल रहा था, तो वही कोर्ट फीस वापस हो जाएगा। लोग खुश हो जाते हैं, कोर्ट फीस वोट फीस नहीं मांगते। ठीक अब दूसरा, धारा 21 की उपधारा 2, और यह महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछता है और पूछ सकता है कि जो भी लोक अदालत का निर्णय होगा, अदालत का निर्णय होगा, वह निर्णय अंतिम होगा। अंतिम, अंतिम मतलब लास्ट, लास्ट मतलब अब इसकी कोई भी अपील नहीं हो सकती। ठीक भाई, दोनों पक्षों के समझौता के आधार पर ही तो हुआ है, तो क्या अपील करोगे? हो गया, खत्म करो भाई। अब कोर्ट में केस लंबा लंबा ना चले, इसीलिए तो ये लोक अदालत बनाया गया। तो खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं तो ऐसे नॉर्मल में जिला अदालत में होगा तो हाई कोर्ट चले जाओगे, हाई कोर्ट में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फिर रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहां एक बार निर्णय मतलब अंतिम निर्णय, क्योंकि दोनों की सहमति से हो रहा है, तो कुछ मामला नहीं। अब देखिए, धारा 22 को अब पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लोक अदालत की शक्तियां क्या होंगी। ये लोक अदालत है, ये सुनवाई करेंगे, सब करेंगे, तो इनके पास कुछ शक्तियां तो होनी चाहिए। तो धारा 22 देख रहे हैं, लोक अदालत की शक्ति। अब लोक अदालत की शक्ति के अंतर्गत दो प्रकार के लोक अदालत की शक्तियां यहां पर बताई गई। पहला, ऐसी लोक अदालत जिसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी सामान्य लोक अदालत, जो लोक अदालत प्राधिकरण अपने समय समय अनुसार स्थान देख करके लगाएगी। और एक जो यहां पर शक्ति बताई गई है, वह बताई गई है स्थायी लोक अदालत की। अब एक नया शब्द आ गया, स्थायी लोक अदालत। तो ये स्थायी लोक अदालत मूल अधिनियम में नहीं था। मूल अधिनियम के बाद इसको 1994 में संशोधन किया गया, तो भी नहीं था। ये जो स्थायी लोक अदालत शब्द जुड़ा, वो जुड़ा 2002 में। 2002 में जब इस अधिनियम को संशोधित किया गया, तो वहां एक नया शब्द आया जिसको बोला गया स्थायी लोक अदालत। और इस स्थायी लोक अदालत के विषय में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे भी। अध्याय 6 तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अध्याय 6 क, अध्याय 6 ख, ऐसे करके और भी अध्याय हैं। ठीक, सॉरी, अध्याय 6 क। अध्याय 6 क के अंतर्गत हम स्थायी लोक अदालत के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर बात यही समझिए कि लोक अदालत की जो शक्तियां हैं, वही सेम स्थायी लोक अदालत की शक्तियां यहां पर होने वाली। ठीक, तो यहां पर लोक अदालत की शक्तियां या स्थायी लोक अदालत की शक्तियां कैसी होंगी? तो सिविल न्यायालय में क्या बोलता है, इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारण के प्रयोजन से वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालय के वाद का विचरण करते समय होता है। यानी इसको विचरण यानी विचारण होगा। सुनवाई के समय सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। और इस शक्ति में क्या क्या आता है, पॉइंट वाइज अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए। क, ख, ग, ख, अंग।
तो पॉइंट वाइज लिख लीजिए अगर लिखना चाहे तो। ठीक, ये लोक अदालत की शक्ति के अंतर्गत अभी ये जो देख रहे हैं विचारण सुनवाई के समय, ये धारा 22 की उपधारा 2 के अंतर्गत, उपधारा 1 के अंतर्गत देखें तो क्या पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे किसी साक्षी को समन करना या उसे हाजिर होने के लिए कहना, उसको शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहना। लिख लीजिएगा लिखना चाहें तो, वीडियो को पॉज कर करके भी पढ़ सकते हैं। पहला का नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, साक्षी यानी गवाह को समन करना कि आप आओ अपना शपथ पत्र दो, ये सब कहना। किसी दस्तावेज को प्रकट करने के लिए या पेश करने के लिए कहना, प्रकट मतलब दिखाना, पेश मतलब सौंप देने के लिए। ख नंबर पॉइंट। ग नंबर पॉइंट बोलता है कि शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, यानी शपथ पत्र जो दिया है उसके समर्थन में, वो शपथ पत्र सही है उसके समर्थन में बताओ। जैसे मैंने शपथ पत्र दिया कि मेरी मासिक इनकम 10,000 रुपए है, तो उसके सपोर्ट में इनकम प्रूफ दो। किसी न्यायालय या कार्यालय में जो लोक अभिलेख या दस्तावेज रखे हुए हैं, उसको उस लोक अभिलेख या दस्तावेज की एक प्रति जो है अपने पास मंगाना जांच वाच करने के लिए, या फिर अन्य कोई विषय जो विहित की जाए अंग नंबर में। ठीक, यहां तक बात खत्म हो गई। अब हम देखते हैं आगे धारा 22 की उपधारा 2, इसमें क्या कहता है। तो धारा 22 की उपधारा 2 कहता है कि अंतरिष्ट व्याख्या उपधारा स्थायी लोक अदालत अपने समक्ष आने वाले विवाद के अवधारण के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकेगी, यानी सुनवाई के लिए स्वयं प्रक्रिया बना सकती है। कौन? लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत। धारा 22 के बाद धारा 22 की उपधारा 3, ये क्या कहता है। धारा 22 की उपधारा 3 कहता है कि लोक अदालत के अंतर्गत जो भी लोक अदालत जो भी कार्यवाही करेगा या लोक अदालत के अंतर्गत जो भी कार्यवाही चलेंगी वो न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। बस खत्म हमारा क्लास आज का। अब हम देखेंगे अगले क्लास में क्या हुआ, और आगे चल। अगले क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम देखेंगे अध्याय 6, और अध्याय 6 में हम देखेंगे मुकदमा पूर्व सुलह या समझौता। एक मजेदार बात यह है कि जो अध्याय 6 तो अभी पढ़ लिया ना, अध्याय 6 का देखेंगे 6 का। एक मजेदार बात यह है कि जो 6 का है यह भी मूल अधिनियम में नहीं था, ना ही 1994 में जोड़ा गया हो 2002 में। और इसमें 2002 में जोड़ने के बाद इसमें बहुत सारे जो स्थायी लोक अदालत की बात करता था वो इसी अध्याय के अंतर्गत आएगा। ठीक, इसी अध्याय के अंतर्गत हम स्थायी लोक अदालत के विषय में बात करेंगे। चूंकि ये बाद में जोड़ा गया तो इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं जो होंगी उसको भी पढ़ना पड़ेगा, तो हम इसको अब अगली क्लास में देखने वाले हैं सारे क्लासेस। ठीक, अध्याय 6 का को। बाकी अभी तक तो जो पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अधिनिर्णय समझ गए, कोर्ट फीस वापस, इसमें 2 ही बात है, इधर तो समझ ही गए हो, बहुत लंबा चला। चलो तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।